अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है आज की। अपने हिंदुस्तान के जो आखिरी राजा थे उनकी ये कहानी है। बहुत बेहतरीन स्टोरी है, बहुत अच्छी है और इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा कि आखिर वो कौन राजा हैं जो भारत के आखिरी राजा थे, उनको चैन से मौत तक नहीं आ सकी। समझ लीजिए इस तरह की हुकूमत हो गई थी। तो उसी पे ये वीडियो है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाया करिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन थे वो राजा जिनको चैन से मौत भी नहीं आ सकी। आइए जानने की कोशिश करते हैं, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस जगह पर आज हमारा देश भारत मौजूद है वहाँ पर सन 1947 से पहले बहुत सारी छोटी और बड़ी सल्तनतें हुआ करती थीं। लेकिन जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो इन सारी सल्तनतों को ख़त्म करके एक पूरा देश बना लिया गया। 1947 में जब भारत देश को आज़ादी मिली तो भारत में रहने वाले सभी लोगों ने चैन की सांस ली। मगर इसी आज़ादी ने उन राजाओं महाराजाओं की किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया कि जो भारत के इलाके पर बसने वाली छोटी बड़ी सल्तनतों पर राज किया करते थे, क्योंकि अब इनकी सल्तनतें तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। भारत के इलाके से सल्तनतों के खत्म हो जाने के बाद जिन राजाओं महाराजाओं की औलादों ने भारत देश की राजनीति में एंट्री ले ली या फिर अपने बाप दादा की तरफ से मिले हुए बेशुमार मालो दौलत के जरिए से एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया, वो सारे लोग तो आज भी कामयाब हैं और आज भी एक आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जिन राजाओं महाराजाओं की औलादें अपने बाप दादा से मिले हुए पैसे का सही तौर पर इस्तेमाल ना कर सकी, वो आगे चलकर 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गईं। और हम अपने चैनल पर इस तरह के बहुत सारे लोगों की कहानी आप लोगों को पहले ही दिखा चुके हैं कि जिनके बाप दादा तो भारत के राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में उनकी औलादें न सिर्फ बहुत ज्यादा गरीब हैं बल्कि कुछ तो ऐसी हैं जो सड़कों पर भीख मांगने के लिए भी मजबूर हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे भारत देश के एक ऐसे ही इंसान के बारे में, और ये इंसान किसी राजा महाराजा की औलाद नहीं बल्कि खुद राजा था। इसीलिए हम इसको हिंदुस्तान का आखिरी राजा भी कह सकते हैं। एक ऐसा राजा कि जो पैदा तो राजा महाराजा की तरह ही हुआ था, लेकिन इसका अंत उस अंधेरे में हुआ कि जहाँ पर सारे मालो दौलत की चमक दम तोड़ देती है। भारत के इस आखिरी राजा के आखिरी दिन इतने ज्यादा खतरनाक और गुमनामी में गुजरे थे कि जिसकी कहानी सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, भारत देश का ये आखिरी राजा कोई और नहीं बल्कि राजा बृजराज महापात्रा थे, कि जो भारत देश में ही बसने वाली एक छोटी सी रियासत यानी टिगरिया के राजा हुआ करते थे। कहने को तो टिगरिया नाम की ये सल्तनत बहुत ज्यादा छोटी थी मगर हद से ज्यादा खुशहाल और अमीर मानी जाती थी, और ये रियासत आज के दौर के उड़ीसा के इलाके में हुआ करती थी। इस रियासत की बुनियाद 13वीं सदी में राजा बृजराज के बाप दादा ने उस वक्त रखी थी कि जब दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान इल्तुतमिश का राज हुआ करता था। अब क्योंकि इस रियासत की गद्दी पर बैठने वाले ज्यादातर राजा महाराजा इंसाफ पसंद और नॉलेज को बढ़ावा देने वाले थे, इसीलिए वक्त वक्त पर इस रियासत के अंदर बहुत अच्छे स्कूलों का भी इंतजाम किया गया। यही वजह थी कि ये रियासत अपने दौर की सबसे खुशहाल रियासत मानी जाती थी। आपको बताते चलें, इस रियासत के आखिरी राजा यानी राजा बृजराज की पैदाइश सन 1921 में हुई थी। उस वक्त इस रियासत की गद्दी पर राजा बृजराज के पिता यानी फादर सुदर्शन खत्री बैठे हुए थे। राजा बृजराज ने 1940 में राजकुमार कॉलेज रायपुर से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया और उसके बाद सोनेपुर की शहजादी के साथ उनकी शादी भी कर दी गई। आखिरकार 1943 में राजा बृजराज की ताजपोशी भी कर दी गई और इस तरह से अब वो अपनी रियासत के नए राजा बने। आपको बताते चलें कि राजा बृजराज अपनी अय्याश तबीयत की वजह से भी बहुत ज्यादा मशहूर थे। वो अक्सर ऐसी महंगी शराबें पिया करते थे कि जो विदेश से मंगाई गई होती थी, जबकि उनकी पीने वाली सिगरेट भी यूरोप से मंगाई जाती थी। इसके अलावा राजा बृजराज महंगी गाड़ी खरीदने के भी बहुत ज्यादा शौकीन थे। जब कभी मार्केट में कोई नई और महंगी गाड़ी आया करती थी तो उसको खरीदने वालों में सबसे पहला नाम राजा बृजराज का ही हुआ करता था। उनके गैरेज में हमेशा लगभग 25 से 30 गाड़ियां खड़ी रहती थीं, जिनमें से कुछ गाड़ियां तो ऐसी हुआ करती थीं कि जिनको सिर्फ एक राजा ही खरीद सकता था। आपको बताते चलें कि इन तमाम चीजों के अलावा राजा बृजराज को महंगे होटल्स में अपना टाइम स्पेंड करना भी बहुत पसंद था। वो अक्सर कोलकाता के 2 सबसे महंगे होटल्स में अपना टाइम गुजारा करते थे। इतिहास के दूसरे ज्यादातर राजाओं महाराजाओं की तरह राजा बृजराज भी कपड़े पहनना या फिर जूते पहनना या इस तरह के और भी अपने जरूरी काम खुद करने के आदी नहीं थे, बल्कि इन सारे कामों के लिए उनके महल में बहुत सारे नौकर मौजूद हुआ करते थे। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि राजा बृजराज एक मशहूर शिकारी भी थे। उनके बारे में ये बात मशहूर है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 13 चीते, 28 तेंदुए और एक ऐसे हाथी को भी मार डाला था कि जो हाथी अक्सर उनकी रियासत में मौजूद खेतों को बर्बाद कर दिया करता था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, राजा बृजराज की ये जिंदगी बड़े सुकून और आराम के साथ गुजर रही थी। मगर फिर एकदम से 1947 आया कि जब भारत देश को आजादी मिली। ये आजादी जहां एक तरफ पूरे देश में बसने वाले आम लोगों के लिए खुशी लेकर आई, तो दूसरी तरफ इसी आजादी ने ही राजा बृजराज की किस्मत का पहिया पूरी तरह से बदल डाला। इंडियन गवर्नमेंट ने भारत के इलाके में बसने वाली दूसरी छोटी रियासतों की तरह इनकी रियासत यानी टिगरिया को भी भारत देश में मिला लिया, जिसके बाद अब टिगरिया के इलाके के टैक्सेस या फिर दूसरी आमदनियों पर राजा बृजराज का कोई अधिकार नहीं रहा। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी सारी प्रॉपर्टी, जिसमें आलीशान महल भी शामिल थे, जब्त कर ली और इस सारी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी के बदले में इनको सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपए ही दिए गए। राजपाट खत्म हो जाने के बाद इनकी बीवी, जो खुद भी एक रियासत की शहजादी हुआ करती थी, वो इनसे अलग हो गई। और बस यहीं से राजा बृजराज के वो बुरे दिन शुरू हुए कि जिसकी कहानी हर इंसान को रोने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, क्योंकि राजा बृजराज अपने जाती काम भी खुद करने के आदी नहीं थे, बल्कि वो तो बचपन से ही नौकरों की एक बड़ी फौज में रहा करते थे। यही वजह थी कि कोई पेशा इख्तियार करना भी उनके लिए बड़ा चैलेंज था। गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए 75,000 रुपए भी धीरे धीरे खत्म हो गए। और फिर एक वक्त वो आया कि जब उनकी जिंदगी सिर्फ उन पैसों के सहारे से गुजरने लगी कि जो पैसे गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन की शक्ल में मिला करते थे। मगर इंदिरा गांधी के दौर में उनका वो वजीफा भी बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से अब राजा बृजराज गरीब तो हो ही गए, बल्कि साथ ही साथ 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत में ऐसे बहुत सारे शाही खानदान हैं कि जिन्होंने अपने बाप दादा की सल्तनतों के खत्म हो जाने के बाद भारत की राजनीति में हिस्सा ले लिया, जिसकी वजह से आज भी वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह का ही मशवरा कुछ लोगों की तरफ से राजा बृजराज को भी दिया गया था और उनको एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऑफर भी दिया गया था। लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि एक राजा को ये शोभा नहीं देता कि वो आम लोगों के दरवाजों पर जाकर वोट की भीख मांगे। दोस्तों, गवर्नमेंट के सही तौर पर ध्यान न देने की वजह से अब राजा बृजराज का वो इलाका कि जहाँ पर वो रहा करते थे वो भी पिछड़े गाँव में बदल गया। और इस गाँव में राजा बृजराज की हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक बुजुर्ग की थी, जिस बुजुर्ग की पूरी जिंदगी गाँव वालों की तरफ से मिलने वाली खैरात पर चल रही थी। सन 2003 में एक जर्नलिस्ट ने इनके गाँव में जाकर इनका इंटरव्यू लिया। जिस वक्त उनका ये इंटरव्यू लिया गया था उस वक्त राजा बृजराज की उम्र लगभग 92 साल हो चुकी थी। आपको बताते चलें कि इस जर्नलिस्ट ने लोगों को बताया कि उस वक्त राजा बृजराज एक ऐसे मिट्टी के मकान में रह रहे थे कि जिसको उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था। इस मकान की झोपड़ी में जगह जगह पर कुछ बड़े बड़े होल भी मौजूद थे, जिसको पॉलिथीन के जरिए से बंद किया गया था। आपको बताते चलें कि इस जर्नलिस्ट ने बाद में लोगों को बताया कि राजा बृजराज के घर में सिर्फ और सिर्फ 2 कुर्सियां मौजूद थीं और साइड में इनकी झोपड़ी में कुछ किताबें, एक टॉर्च और एक प्लास्टिक की बोतल भी मौजूद थी। इसके अलावा इनके घर में मकड़ियों के जाले के अलावा कुछ मौजूद नहीं था। जर्नलिस्ट की तरफ से जब राजा बृजराज से ये सवाल किया गया कि आप खुश हैं, इस पर राजा बृजराज ने जवाब दिया, किसी दौर में मैं राजा हुआ करता था मगर मैं आज सबसे गरीब हूँ, इसके बावजूद भी मुझे कोई पछतावा या फिर कोई अफसोस नहीं है। इसके बाद राजा बृजराज ने उस जर्नलिस्ट को बताया कि इन दिनों मैं गाँव वालों की मदद से कुछ रकम इकट्ठी कर रहा हूँ ताकि उस रकम के जरिए से अपना अंतिम संस्कार कर सकूँ। ये सुनकर जर्नलिस्ट और उसकी टीम की आंखों से आंसू आ गए और आखिरकार 30 नवंबर 2015 को 95 साल की उम्र में राजा बृजराज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस वक्त राजा बृजराज की अर्थी जा रही थी उस वक्त किसी भी देखने वाले को जरा बराबर भी ये महसूस नहीं हो रहा था कि ये किसी ऐसे इंसान की अर्थी जा रही है जो किसी दौर में राजा हुआ करता था। दोस्तों, इस पूरी दर्दनाक कहानी में हम लोगों के लिए बड़ा सबक मौजूद है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा। हमारे भारत के आखिरी राजा थे ये, राजा बृजराज की पूरी कहानी थी। ये मुख्तसर सी वीडियो थी, बहुत बेहतरीन वीडियो थी। होता है क्या कि टाइम टाइम की बात है। एक टाइम ऐसा भी था कि लोगों मतलब बादशाही हुकूमत थी, नौकर चाकर आगे भी ये सब लगे, तख्त तो ताज बढ़िया ऐश कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी आया कि कुछ भी नहीं था, यानी कि मौत भी बड़ी मुश्किल से आई, तंदरुस्ती के साथ आई, तमाम गुर्बत के साथ आई। तो सब वक्त की बात है, इसलिए वक्त की हर शय गुलाम है। वक्त को कभी क्या बोलते हैं, बीते वक्त कभी नहीं वापस आते। तो कोशिश करें हर वक्त को अच्छे से उसको इस्तेमाल करें, वक्त बर्बाद ना करें, किसी भी चीज़ में वक्त बर्बाद ना करें। फालतू में जो काम की चीज़ें उसी में वक्त को बर्बाद किया करें, फालतू में नहीं बर्बाद किया करें। तो ये थी राजा बृजराज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।